गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एचआईवी। लास्ट वीडियो में हमने एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। एचआईवी एड्स का पॉजिटिव एजेंट है। वायरस की स्ट्रक्चर क्या है? एक रेट्रो वायरस है। क्या है वायरस? एचआईवी जो वायरस है, एचआईवी है जो, वो क्या है? एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब क्या है? इसके पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करना। ठीक है। अब ये जो एचआईवी है, जैसे किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा, उसके बाद इसका मेन टारगेट क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो, उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के जो दो मेन कंपोनेंट हैं, सबसे पहला मेन कंपोनेंट है टी सेल्स और दूसरा है मैक्रोफेजेस। ठीक है। तो इनको ये क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, इनके ऊपर अटैक करेगा। सो एचआईवी का मेन टारगेट क्या है? टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। अब ये सिर्फ टी सेल्स के ऊपर ही अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि जो टी सेल्स होती है और मैक्रोफेजेस होती हैं, ये हमारे पास एक कोई टी सेल मान लीजिए। ठीक है। तो ये टी सेल और मैक्रोफेजेस हैं जो दोनों की दोनों सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और इन रिसेप्टर्स को बोला जाता है CD4 रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स हैं? CD4 रिसेप्टर्स। ठीक है। ये CD4 रिसेप्टर्स जो एचआईवी के सरफेस पे GP120 है, उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो CD4 रिसेप्टर और ग्लाइकोप्रोटीन 120 था, जो ये स्पाइक्स थे, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बने थे। तो इनके साथ क्या करेगा? ये बाइंड करेगा। ठीक है। अब बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? एचआईवी को अपना जो ये मास्क था ना ग्लाइकोप्रोटीन 120 का, इसको करना पड़ेगा रिमूव। ठीक है। मास्क क्या था? ये जो कवरिंग थी GP120 के ऊपर, ये कवरिंग कैसी थी? नॉन एंटीजेनिक। नॉन एंटीजेनिक है, इसीलिए हमारी बॉडी में एंटर करने, किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर करने के बाद क्या है? उसकी इम्यून सेल्स इस एचआईवी को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि एंटीजन की तो कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं दिखाई दे रही, रिजेम्बलेंस नहीं हो रही, रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रही कि कोई एंटीजन आया है, क्योंकि सारा का सारा सरफेस किससे कवर है? इस नॉन एंटीजेनिक लेयरिंग से कवर है। बट जब इसको एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, टी सेल्स को अफेक्ट करना पड़ेगा ना, उस टाइम पे तो एचआईवी को अपने इस नॉन एंटीजेनिक मास्क को हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉन एंटीजेनिक मास्क को हटाएगा, उसके बाद ही ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 था, ये बाइंड करेगा किसके साथ? CD4 रिसेप्टर ऑफ टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, दोनों के साथ साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। सो एक ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। ब्रिज बनेगा तो क्या होगा? तीन चीजें ट्रांसफर की जाएंगी होस्ट की सेल में। क्या क्या ट्रांसफर किया जाए होस्ट की सेल में? वायरस का जीनोम, जो कि एक आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ट्रांसफर किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और एक और एंजाइम पढ़ा था हमने, इंटीग्रेज। ठीक है। ये तीन चीजें ट्रांसफर की जाएगी। कब ट्रांसफर होगी? जब GP120 और टी सेल्स में क्या हो गया है? कनेक्शन बन गया, ब्रिज बन गया, तो ऐसे क्या होगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब जब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे तो क्या हो गया? ये मास्क हट चुका है। तो जो हमारी इम्यून सेल्स है, किसी भी पर्सन की इम्यून सेल्स है, उनको इस वायरस को डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि, क्योंकि GP120 तो क्या है? एंटीजेनिक है। एंटीजन है तो उसको तो डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। बट जो ये मास्क को हटाने का काम था ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है। ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट हुआ, इसीलिए जो इम्यून सेल्स थी वो इस
HIV को, इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, बहुत फास्ट रेट पे क्या होगा, मास्क हटेगा, मास्क हटते ही क्या होगा, ये तीनों चीजें होस्ट की सेल में, टी सेल्स में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ट्रांसफर जैसे ही हो गया, फास्टर रेट पे ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फटाफट से ये जो मास्क है फिर से अपीयर हो जाएगा और वायरस फिर से कैसा बन जाएगा, नॉन एंटीजेनिक बन जाएगा। सो HIV का मेन एडवांटेज क्या है, उसका ये मास्क, ठीक है, जो उसको नॉन एंटीजेनिक बता रहा है और किसी भी पर्सन की इम्यून सेल्स उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। ठीक है, अब टी सेल्स में आते ही क्या काम होगा, फर्स्ट जो स्टेप होगा, जैसे टी सेल्स में और मैक्रोफेजेस में आ गया है, इसका जो फर्स्ट काम होगा वो क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या करेगा, ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो टी सेल्स में अब क्या बन गया है, डीएनए बन चुका है। और ये डीएनए कैसा बना है, वायरल डीएनए, क्योंकि वायरस का डीएनए था, वायरस का आरएनए था, तो वायरस के आरएनए से क्या बना होगा, वायरस का ही डीएनए, मतलब वायरल डीएनए, इन्फेक्टेड डीएनए बना है। अब क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हुई थी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से होगी। अब काम आएगा इस इंटीग्रेज का, टी सेल्स में एक्ट करने के बाद, एंट्री करने के बाद, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद टी सेल्स की जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है, तो टी सेल्स की जो न्यूक्लियस थी ना, उनको किया जाएगा इन्फेक्ट। टी सेल्स की न्यूक्लियस थी, जो होस्ट की जो न्यूक्लियस है, वहां क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है होस्ट का। तो होस्ट का जो डीएनए था उसके साथ ये जो वायरस का डीएनए था, ये क्या होगा, इनकॉर्पोरेट, क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, उसमें ऐड हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। और इस इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कौन कर रहा है, इंटीग्रेज एंजाइम कर रहा है। ठीक है, अब वायरस का सॉरी जो होस्ट का जीनोम है वो भी क्या बन गया है, वायरल बन गया, डीएनए कैसा बन गया उसका, वायरल डीएनए बन चुका है। अब जो काम ये वायरस का डीएनए करेगा ना, वायरल डीएनए करेगा, वो सारा काम होस्ट के जीनोम को मानना पड़ेगा, वो सारा काम होगा। ठीक है, सो वायरल डीएनए बन चुका है, होस्ट का डीएनए क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक है, होस्ट की सेल क्या होगी थी, टी सेल्स क्या हुई थी, इन्फेक्ट हुई थी। इन्फेक्ट कैसे हुई, वायरस आया, एंट्री की उसने और उसके अंदर अपना आरएनए ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे अब न्यूक्लियस भी कैसी बन चुकी है, इन्फेक्टेड न्यूक्लियस बन चुकी है, क्योंकि उसका डीएनए ही क्या हो चुका है, इन्फेक्ट हो चुका है। अब स्टार्ट होगा जी सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में फर्स्ट स्टेप होता है ऑलवेज रेप्लिकेशन। सो डीएनए से बनेगा डीएनए, कौन सा डीएनए बनेगा, वायरल डीएनए। ठीक है, वायरल डीएनए बना, वायरल डीएनए के बाद क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, वायरल आरएनए। ठीक है, सो जो टी सेल्स थी और मैक्रोफेजेस थी वो क्या करेंगी, अब वायरल आरएनए की फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक है, तो बहुत सारे आरएनए की फॉर्मेशन होगी, हर एक कोई आरएनए है जो उसके साथ में रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, क्योंकि ये साथ में ये दोनों भी आ रहे हैं ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की भी फॉर्मेशन होगी और साथ में बन रहा है इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है, ये काम बन गया। अब बात की जा रही है वायरस का डीएनए बनने, सॉरी डीएनए, वायरल डीएनए बना, इसको हमने बोल दिया था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद स्टेप हुआ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना था, आरएनए से डीएनए, यहाँ हम बात कर रहे हैं डीएनए से आरएनए की, तो इसको तो बोल देंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, वायरल आरएनए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये स्टेप होंगे, जो कोई भी कॉमन सेल्स थी, कॉमन सेल है जो, वो कोई कॉमन सेल का कॉमन डीएनए, ये सारे काम करता ही है। तो यहाँ पे भी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, बट जो आरएनए बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वायरल। जो डीएनए बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, वायरल बन रहा है। ठीक है, अब प्रोटीन का कवर क्या होगा, इन वायरस के आरएनए के पास आ जाएगा, तो एक तरह से क्या होगा, न्यू वायरसेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो न्यू वायरसेस बने हैं, इतने सारे वायरसेस बने हैं, ये क्या होंगे, इन सेल से रिलीज किए जाएंगे बाहर
रिलीज आउट होंगे, और रिलीज आउट होने के बाद जो दूसरी टी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उनको कर देंगे ये अफेक्ट। ठीक है, सो क्या क्या काम हुआ, वायरस ने एंट्री ली, वायरस के पास था GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर एक लेयरिंग जो कि एक एंटीजेनिक सब्सटेंस था। अब वायरस को क्या करना है, अपना डीएनए होस्ट की टी सेल्स में एंटर कराना है। होस्ट की टी सेल्स में एंटर कराना है तो मास्क तो हटाना पड़ेगा। मास्क को हटाने का काम बहुत फास्टर रेट पे हुआ, और इतने फास्टर रेट पे ये तीनों सब्सटेंसेस होस्ट की टी सेल में एंटर की। होस्ट की टी सेल में आते फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया। वायरल डीएनए को अब होस्ट की न्यूक्लियस में जो डीएनए था उसके साथ कराया गया इनकॉर्पोरेट विद द हेल्प ऑफ एंटीग्रेज एंजाइम। फिर क्या हुआ, सेंट्रल डोग्मा स्टार्ट हुआ, वायरल डीएनए की कॉपी बनी, वायरल डीएनए की कॉपी से वायरल आरएनए बना, फिर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई, और इस तरह से न्यू वायरसेस की फॉर्मेशन हुई। न्यू वायरसेस ने इन टी सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, यहाँ से ये रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद नई जो टी सेल्स थी, बॉडी की जितनी भी टी सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब टी सेल्स हो गई हैं डिस्ट्रॉय, सो देयर वुड बी नो स्टिमुलस फॉर बी सेल्स। बी सेल्स को कोई स्टिमुलस नहीं मिला, स्टिमुलस नहीं मिला तो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो वायरस है, ठीक है, वो टी सेल्स को कर रहा है डिस्ट्रॉय, टी सेल्स हो रही है खत्म, नए वायरस की फॉर्मेशन होती जा रही है, और टी सेल्स थी जो पहले वाली वो डिस्ट्रॉय होती जा रही। बट जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस को HIV डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। तो मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। मैक्रोफेजेस अब क्या वो कर रही है, क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर जो न्यूक्लियस थी उसका डीएनए भी क्या बन चुका है, वायरल डीएनए बन चुका है। अब ये हमारी बॉडी के लिए तो काम नहीं करेगी, ये तो काम कर रही है वायरस के लिए, क्योंकि इनका डीएनए क्या बन चुका है, अब वायरल बन चुका है, खराब हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। सो जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस हैं वो एक्ट करेंगी एज अ HIV फैक्ट्री। ठीक है, जो नए नए वायरस होंगे उनकी फॉर्मेशन करती जाएंगी। टी सेल्स तो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और ये क्या कर रही है, फैक्ट्री की तरह एक्ट कर रही है, और नए नए वायरसेस की फॉर्मेशन कर रही है, जिससे सारी इम्यून सेल्स क्या हो गई है, इन्फेक्ट हो गई है, और बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं हुई। सो ये मैकेनिज्म है इट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत इजी सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो आप अच्छे से इसको कीजिए। सो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन HIV पॉजिटिव एंड एड्स। ठीक है, कोई पर्सन है वो HIV पॉजिटिव है, और एक पर्सन हो सकता है एड्स, ठीक है, उसको एड्स हो चुकी है। इन दोनों में है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, जो ये HIV वायरस है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, 5 to 10 years तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। क्या है, 5 to 10 years तक इंक्यूबेशन पीरियड रह रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी पैथोजन है वो बॉडी में एंटर कर चुका है। इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट जो सिम्टम अराइज हुआ है उतने टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इन्फेक्शन किसी भी पर्सन की बॉडी में, मान लो HIV एंटर कर चुका है, बट जब तक फर्स्ट सिम्टम अपीयर नहीं हुए तब तक क्या है, कोई पर्सन चेकआउट नहीं करवाएगा कि कुछ डिसीज हो चुकी है। तो इंक्यूबेशन पीरियड है जो वो लॉन्गर है, इसके बीच में एक टाइम लैग है। टाइम लैग का मतलब समझ लो, गैप आ गया है, कितना, 5 to 10 years भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने टाइम तक सिम्टम्स ये राइज नहीं हो रहे। सो इस केस में पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, वो HIV पॉजिटिव तो है। HIV पॉजिटिव का मतलब क्या, उस पर्सन की बॉडी में HIV वायरस ने तो एंट्री ले ली है, एंट्री तो ले ली है, बट वो एड्स कोज नहीं कर पाया है। ठीक है, एड्स कब कब कोज होंगे, जब सिम्टम्स अराइज होने शुरू हो गए, इट मींस पर्सन को क्या हो चुका है, एड्स हो चुका है। सो एड्स कोज करने का जो टाइम पीरियड है वो, उसमें एक टाइम लैग है, वो ईयर्स में भी हो सकता है। तो फर्स्ट सिम्टम जब अराइज होंगे तब तो पर्सन को क्या हुआ है, एड्स हुआ है।
अब फर्स्ट सिम्टम्स क्या थे, माइल्ड से थे, मैंने बताया लास्ट वीडियो में आपको, फीवर था, हेडेक था, बॉडी पेन था, तो बहुत माइल्ड से सिम्टम्स थे। तो फर्स्ट सिम्टम्स को कोई भी डायग्नोज कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए नहीं जाएगा। सो एड्स बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में चला जाएगा, तब जाके कोई पर्सन इसकी डिटेक्शन करा रहा है। सो HIV पॉजिटिव और एड्स में डिफरेंस है। कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है वो अलग चीज है, कोई पर्सन एड्स हो चुका है उसको, वो अलग चीज है। ठीक है, अब HIV क्या कर रहा था, टी सेल्स को अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो टी सेल्स को अफेक्ट कर रहा था, तो ये क्या करेगा, टी सेल्स के काउंट को, उनके नंबर को डिक्रीज करे। अगर टी हेल्पर सेल्स का काउंट रिड्यूस हो जाए 200 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ना, तो उस पर्सन की इम्यूनिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जो नॉर्मल से भी डिसीज है, जैसे क्या है, कोल्ड है, कॉमन कोल्ड हो गया मान लो, और भी डिसीज होंगी, जैसे टीबी हो गया है, पर्सन को कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, और निमोनिया भी हो सकता है। ये सारी डिसीज बहुत इजीली क्या कर लेगी, उसको कैप्चर कर लेगी। ठीक है, ये कैप्चर क्यों कर पा रही है, क्योंकि पर्सन था ना जो, जिसकी बॉडी में HIV एंटर कर चुका, और उसने इतना ज्यादा TH काउंट को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो TH काउंट इतना ज्यादा जब रिड्यूस हो गया है, तो पर्सन की इम्यूनिटी बहुत लोअर चली गई, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, और पर्सन बन गया यहाँ पे अपॉर्चुनिटिस्टिक। अपॉर्चुनिटिस्टिक का मतलब क्या है, कोई भी पैथोजन है उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई है कि इस पर्सन को हम अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन की एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन तो रुक गई है, एंटीबॉडीज नहीं बन रही, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस इजिली उस HIV पॉजिटिव पर्सन को क्या कर पा रही है, इन्फेक्ट कर पा रही है, और इन्फेक्ट कर पा रही है तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सिवियर डिसीज हो जाएंगी। सिंड्रोम का मतलब ही क्या था, बहुत सारे सिम्टम्स अराइज होंगे। अब बहुत सारे सिम्टम्स का मतलब क्या, पर्सन को टीबी भी हो सकता है, कैंसर, निमोनिया, और इतनी सारी और डिसीज हो सकती है। सो किसी भी पर्सन की जो डेथ है ना, वो कभी भी एड्स से नहीं हो रही, एड्स का तो नंबर ही नहीं आ रहा कि वो किसी पर्सन की डेथ को कोज करे, उससे पहले पर्सन की इतनी सारी डिसीज हो जाएंगी। अब कैंसर से डील करना बहुत इजी नहीं है, टीबी भी, निमोनिया भी, टाइफाइड भी, ये थोड़ी क्या है डिसीज, उस पर्सन को बहुत अफेक्ट करे। नॉर्मली किसी पर्सन को निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, टीबी हुआ, फिर भी वो क्योरेबल है, क्योर किया जा सकता है कैंसर का भी, बट उस पर्सन की तो इम्यूनिटी क्या होगी बेचारे की, डिक्रीज हो चुकी। इतनी डिक्रीज इम्यूनिटी के साथ वो इतने स्ट्रोंग पैथोजेंस के साथ फाइट बैक नहीं कर पा रहा, और उस पर्सन की क्या हो जाती है, एट लास्ट डेथ हो जाएगी, है ना। सो एड्स और HIV पॉजिटिव में डिफरेंस समझ चुके हैं। एड्स का मतलब क्या है, उस पर्सन को डिसीज हो चुकी है, मतलब उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ डिसीज उसको हो जाएगी, सिंड्रोम होगा। और HIV पॉजिटिव का मतलब तो क्या है, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ, वायरस ने एंट्री ली है। जब तक फर्स्ट सिम्टम अराइज नहीं हो रहा, तब तक हम नहीं बोल सकते कि पर्सन को क्या हुआ है, एड्स हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो डायग्नोसिस टेस्ट। कोई पर्सन है वो पॉजिटिव है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पर्सन की बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, फर्स्ट सिम्टम्स तो बहुत माइल्ड है, उनको तो डिटेक्ट कोई भी पर्सन उसके लिए तो कंसर्न नहीं करेगा, कॉन्शियस नहीं होगा कि कुछ एड्स जैसी भी डिसीज हो सकती है। उसके बाद जब इतनी नंबर ऑफ डिसीज हो जाएंगी ना, और पर्सन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, फाइट बैक नहीं कर पाएगा, फिर जाके कोई पर्सन क्या कर रहा है, एड्स का चेकआउट करा रहा है, टेस्ट करा रहा है। तो डायग्नोसिस टेस्ट रहेगा, फर्स्ट जो है वो है एलाइजा टेस्ट। ठीक है, एलाइजा, एलाइजा के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। ठीक है, तो ये टेस्ट करवाया जाएगा, एलाइजा टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं। एलाइजा टेस्ट है जो वो एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर में हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे किस टाइप से कैसे कराया जा रहा है, बायोटेक में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे फुल फॉर्म याद रखेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है ये टेस्ट,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये क्या है, नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट है। नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब क्या है, ये बताएगा नहीं कि पर्सन को एड्स हुआ है, ठीक है, ये पता नहीं चल रहा, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन एलाइजा पॉजिटिव आया है, उसके बाद ही उस पर्सन को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। एलाइजा क्या है, नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट, बट ये बता नहीं पा रहा कि नॉर्मली कभी कभी वो भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि एचआईवी, ये एलाइजा पॉजिटिव आया पर्सन उसको एड्स हो, वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एलाइजा पॉजिटिव कोई पर्सन आया है, उसके बाद उसको भेजा जाएगा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। कंफर्मेटरी टेस्ट होंगे 2, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट है 2। एक है वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी हम बायोटेक में डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न ब्लॉट रहेगा, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एलाइजा के बाद ही क्या होगा, इसका कंफर्मेशन किया जाएगा। और एक टेक्निक यूज की जाएगी इस टेस्ट के लिए ही, पीसीआर, ठीक है। तो टेस्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप वेस्टर्न ब्लॉट ही लिखेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स इज वेस्टर्न ब्लॉट। नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा पॉजिटिव आने के बाद ही पर्सन को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जो कि क्या रहेगा, वेस्टर्न ब्लॉट। उससे पहले पीसीआर भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। सो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट एड्स के लिए नहीं है, सिर्फ उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन के ऊपर अलग से वीडियो रहेगी। इसमें हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि पेशेंट है जो, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। उसको एचआईवी नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग की जा सकती है, थोड़ा लॉन्गर लाइफ वो जी सकता है पर्सन। उसके लिए ड्रग रहेगी, बहुत फेमस ड्रग है एजिडो थाइमिडिन, जिसके शॉर्ट फॉर्म रहेंगे AZT। इसका एक और नाम है, सेम इसी ड्रग का ही नाम है, ज़िडोयुडाइन, ठीक है। तो ये ड्रग दी जाती है एजिडो थाइमिडिन। ये क्या करती है, जो वायरस है ना उसका मल्टीप्लीकेशन रेट स्लो कर देगी, उसको डिक्रीज कर देगी। अब मल्टीप्लीकेशन रेट डिक्रीज हो गया तो कम टी सेल्स को अफेक्ट कर पाएगा, और कम टी सेल्स को अफेक्ट कर पा रहा है तो थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बन जाएगी पर्सन की बॉडी में। और थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बन गई है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉमन से जो डिसीज थी उनसे तो वो बच पाएगा, है ना। सो एड्स के लिए ट्रीटमेंट ये होगा ड्रग एजिडोथाइमिडिन। सो आज हम बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।